हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 9 के अति MCQs और रिक्त स्थानों पर चर्चा कर चुके हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आप अवश्य देखें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 के अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर चर्चा। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस BOP, जिसका सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। ये जब नमी से क्रिया करता है तो नमी से क्रिया करके जिप्सम, जिसका सूत्र CaSO4 2H2O होता है, बना लेता है और अपने गुणों को खो देता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। जैसा कि नीचे समीकरण भी दिखाया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, और जब ये नमी से क्रिया करेगा अर्थात डेड H2O से क्रिया करेगा तो ये जिप्सम CaSO4 2H2O बना लेगा, अर्थात दूसरे पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। फिर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP नहीं रहेगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में यानी ऐसे बर्तन में रखा जाता है जहाँ पर नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी से क्रिया करके जिप्सम बना लेता है और अपने गुणों को खो देता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, यशद लेपन या गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। इस प्रकार से लोहे और इस्पात पर जस्ते की परत को चढ़ाने की जो क्रिया होती है उसे हम यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, अर्थात जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको कि कार्बन पर CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 6 है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा है। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन जो है इसका दुगना 4, 4 से 2 ज़्यादा अर्थात 6 है। और एल्केन में सभी बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम एल्कीन कहते हैं। इसमें एक ना एक डबल बॉन्ड जरूर पाया जाता है और इसका सूत्र होता है CnH2n, अर्थात जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके दुगने होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एल्काइन, इसमें एक ना एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n-2, और यहाँ पर कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन जो है उसके दुगने से 2 कम है, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन 3 होंगे तो हाइड्रोजन जो होंगे दुगना, 3 का दुगना 6 और 6 से 2 कम अर्थात 4। तो इस तरीके से, और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। यहाँ देखिए आप इसकी विस्तृत व्याख्या देख सकते हैं। देखिए, कार्बन जो होता है वो चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी मतलब इसकी संयोजकता 4 होती है। ये 4 अन्य परमाणुओं को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है CH3, तो यहाँ पर एक कार्बन से 3 CH लग गए, दूसरे से भी 3 CH लग गए और बीच वाला जो बॉन्ड है वो दोनों के लिए मान्य होता है। तो इस तरीके से ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया और नीचे जो है ये एल्काइन का सूत्र होता है। तो ये जो पहले नंबर है एल्केन है, इसका नाम एथेन है।
दूसरा जो एल्कीन होगा इसका नाम एथीन होगा, और तीसरा जो एल्काइन है चूँकि कार्बन 2 हैं तो कार्बन 2 वाले को हम एथाइन कहेंगे। अर्थात एल्केन में एथेन, एल्कीन में उसका नाम एथीन और एल्काइन में उसका नाम एथाइन होगा अगर कार्बन परमाणु 2 है तो। इसी प्रकार से अगर कार्बन परमाणु 3 है तो प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। चौथा प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के कारण साबुन जो है वो कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है। चलिए चर्चा करते हैं पांचवें प्रश्न की। ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होते हैं? देखिए ऑक्सिन जो होता है एक तरीके से वृद्धि हार्मोन होता है। ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन होता है और यह पौधे की जो है वृद्धि करने में सहायक होता है तथा पौधे के अग्रभाग अर्थात टिप पर बनता है, यानी पौधे के जो शीर्ष भाग होते हैं जहाँ पर कलिका बनती है वहीं पर ये ऑक्सिन हार्मोन बनता है और ये पौधों की वृद्धि करने में सहायक होता है। अगर हम टिप को काट देते हैं तो वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनता है, इसलिए पौधा आगे की ओर बढ़ना बंद कर देता है और फिर वो साइड से बढ़ता है। आइए चर्चा करते हैं छठे प्रश्न पर। लड़कों में यौवनारंभ को नियंत्रित करने वाले हार्मोनों के नाम लिखिए। तो देखिए लड़कों में यौवनारंभ को नियंत्रित करने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और ये वृषण से स्रावित होता है। वृषण जो कि नर जनन ग्रंथि होती है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन नर जनन हार्मोन होता है और ये लड़कों में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ आना, आवाज़ का भारी होना, जननांगों का विकास होना और जनन की क्षमता आना, ये सब गुण जो हैं लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही आते हैं। इसी प्रकार से लड़कियों में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो कि अंडाशय से स्रावित होते हैं। अंडाशय जो होता है ये मादा जनन ग्रंथि होती है और इस मादा जनन ग्रंथि से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो मादा जनन हार्मोन का स्त्रवण होता है और इनसे लड़कियों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण जैसे कि आवाज़ का पतली होना, इसके स्कंधों का चौड़ा होना, नर्जे और जनन तंत्रों का विकास, जननांगों का विकास होना, चेहरे पे बालों का झड़ जाना आदि लक्षणों का विकास होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने सातवें प्रश्न की। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है? देखिए गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या r होती है वो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, अर्थात r बराबर 2f होता है। इसी प्रकार से f का जो मान होता है वो r बटा 2 होता है। सामान्यतः कहें तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है या f बराबर r/2 या फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए चर्चा करते हैं आठवें प्रश्न की। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? देखिए सबसे पहले तो समझिए कि परिनालिका होती क्या है। परिनालिका का सामान्य तात्पर्य होता है कि कोई पाइप है हमारे पास में और उस पाइप के चारों तरफ, ये पाइप जो होता है ना कच्चे लोहे का या इस्पात का बना हुआ होता है और इसके चारों तरफ कोई भी एक चालक तार जो है वो कुंडलित नुमा स्प्रिंग के जैसे उसको लपेट देते हैं और उसको दोनों सिरे जो हैं वो हम सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो यंत्र बनता है उसे हम परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में जब हम इसमें कुंजी को दबाएंगे, स्विच को दबाएंगे और इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर जो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो उस धारा के प्रवाह के कारण जो परिनालिका होती है हमारा, जो कि बेलनाकार पाइप होता है, वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है।
10वां प्रश्न है, दो अजैव घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए, दो अजैव घटकों में वर्षा है, खनिज है, पहाड़ है, सूर्य का प्रकाश है, जल है। ये सभी अजैव घटक हैं। इनमें से आपको किन्हीं दो अजैव घटकों के नाम लिखने हैं। इसी प्रकार से जैविक घटक होते हैं। जैविक घटकों में आपके उत्पादक होते हैं, जिसमें पेड़ पौधे हो गए, उपभोक्ता हो गए, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। तो जैव और अजैव अपघटक अलग अलग होते हैं। जैव और अजैव अपघटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 की चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।